आज हमारी फर्स्ट क्लास है एपीआईज कोर्स की। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से मेंबर्स को एपीआईज का इतना में भी इंटरेस्ट ना हो या एपीआईज की इम्पोर्टेंस क्या है इसका आइडिया ना हो। एक इम्पोर्टेंट तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करता रहा हूँ कि हर एक जॉब के लिए एपीआईज मस्ट है, आपको एपीआईज लाजमी आनी चाहिए। लेकिन हमारी डेवलपमेंट फील्ड में एपीआईज की क्या इम्पोर्टेंस है, हर एक एप्लीकेशन में क्यों हम एपीआईज के साथ वर्किंग करते हैं या एपीआईज क्रिएट करते हैं, आज की सेशन के अंदर हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर अप करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद अपनी एक फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। एपीआईज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, हम क्या कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपीआईज को लर्न करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी बेसिक्स समझनी है। अगर हमें बेसिक्स समझ आ जाती हैं तो एपीआईज का कंप्लीट सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा। बेसिक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्विसेज या सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एसओए क्या था या सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, इस आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों थी, हम क्यों प्रीवियस डेज के अंदर सर्विसेज क्रिएट करते आ रहे हैं। अगर मैं कुछ ईयर्स पहले की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हम सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, जिसका आसान से इसकी एग्जांपल है। अगर हम वेदर की एग्जांपल लें तो गूगल की सर्विस है वेदर फोरकास्टिंग की, हम उस सर्विस को अपनी वेबसाइट में, मोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह गूगल मैप की एग्जांपल लें, मैप को भी हम मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हम मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड की सर्विस की बात करें तो उन सर्विसेज को भी हम अपनी मोबाइल ऐप्स में, वेबसाइट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। इट मीन्स सर्विसेज एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से सर्विसेज का कॉन्सेप्ट मार्केट में यूज़ हो रहा है। लेकिन अब एपीआईज के कॉन्सेप्ट ने इसे टोटली इवॉल्व कर दिया है, या इसे हर एक डेवलपर के लिए अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना आसान कर दिया है। हम समझेंगे सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद वाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट एसओए, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, देन इसके बेनिफिट्स क्या थे और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। इसके बाद हाउ कैन वी अचीव एसओए, कि अगर हम एसओए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाहें तो हम किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। और एट द एंड वाई वेब एपीआईज, अगर ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर है हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जिसके थ्रू हम सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर एपीआईज भी तो वही कॉन्सेप्ट है जो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, तो फिर हमें एपीआईज की ज़रूरत क्यों, हम क्यों एपीआईज को यूज़ करेंगे। इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे या वेब एपीआई क्रिएट करेंगे, इसके बेसिक स्टेप्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ फर्दर, व्हाट इज एसओए, के सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है क्या। अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज है, लूजली कपल्ड है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं। इसके बाद वेदर सर्विसेज है, गूगल मैप की सर्विसेज है। दिस इज एसओए। लेकिन इसको हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्यों रीयूजेबल है, इसका क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, लूजली कपल्ड। ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ आ जाएगा तो हमें कंप्लीट साइंस एपीआईज की समझ आ जाएगी। प्रीवियसली हम एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे थे, कौन सी, हम मल्टी टायर या मल्टी लेयर आर्किटेक्चर्स को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के साथ हमारी एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रही होती है। हम अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर यूआई क्रिएट करते हैं, यूआई इंटरेक्ट करता है बिजनेस लेयर से, जिसे मैं बिजनेस लॉजिक का नेम दे दूं। फिर बिजनेस लॉजिक लेयर इंटरेक्ट करती है किससे, डाटा एक्सेस लेयर से, और फिर डाटा एक्सेस लेयर इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से। ये हम एप्लीकेशन, अपनी वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारी वेब एप्लीकेशन को यूज़र एक सिस्टम से यूज़ करे, दो सिस्टम से यूज़ करे, किसी भी सिस्टम से यूज़ करना चाहे, जब वो यूज़ करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे, सर्वर से मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, डेटाबेस में। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट की, उसका यूआई क्रिएट किया, इसकी बिजनेस लेयर क्रिएट की और डाटा एक्सेस लेयर क्रिएट की। अब इन फ्यूचर मुझे अपनी इसी एप्लीकेशन की मोबाइल ऐप भी चाहिए।
सो मोबाइल ऐप के लिए मैं अगेन एक मोबाइल का न्यू इंटरफेस क्रिएट करूंगा, न्यू यूआई फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म। हमारे पास वेबसाइट के लिए यूआई था, इसी तरह हमारे पास न्यू यूआई फॉर मोबाइल, अगर एंड्रॉयड है एंड्रॉयड के लिए, आईओएस है आईओएस के लिए। अब इसके बाद बिजनेस लेयर और डाटा एक्सेस लेयर हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। हम इन लेयर्स को या तो कॉपी करके इस एप्लीकेशन में यूज कर लें, बिजनेस लेयर और डाटा एक्सेस लेयर, या फिर हम न्यू लेयर्स क्रिएट कर लें जिसके अंदर अगेन बिजनेस लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर लें और डाटा एक्सेस की लॉजिक इंप्लीमेंट कर लें। अब मेरी वेबसाइट के अंदर भी मल्टी लेयर आर्किटेक्चर, मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी मल्टी लेयर आर्किटेक्चर, और ये दोनों किससे इंटरेक्ट करेंगी? मेरे डाटाबेस से। ये आर्किटेक्चर हम प्रीवियसली इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हमें समझना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट का कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर है और भी डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं। अब मुझे किसी एक कंट्रोलर में लॉजिक्स चेंज करनी है। मुझे अपनी वेबसाइट में आके बिजनेस लॉजिक्स में भी या बिजनेस लेयर में भी उस लॉजिक्स को चेंज करना पड़ेगा, डाटा एक्सेस में भी उसे चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह इन दोनों लेयर्स को मैं यहाँ से कॉपी करके मोबाइल एप्लीकेशन में भी पेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं जो चेंजेस वेबसाइट में कर रहा हूँ वही चेंजेस मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक्स में और डाटा एक्सेस की लॉजिक्स में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अब अगर तो मेरी स्मॉल सी चेंजेस है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चेंजेस है जो 10 से 15 क्लासेस में रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स मेरी एक चेंजेस की वजह से मुझे 10 से 15 बिजनेस लॉजिक्स की क्लासेस को चेंज करना पड़ रहा है, डाटा एक्सेस की क्लासेस को चेंज करना पड़ रहा है। सो इसके बाद मैं मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आके 5 to 10 प्लेसेस में यहाँ पे बिजनेस लॉजिक में चेंजेस करूँगा और डाटा एक्सेस में चेंजेस करूँगा। सो हमारी हेडेक कितनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ 2 इंटरफेसेस की एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक वेबसाइट और एक मोबाइल। लेकिन क्या अब हमारे पास सिर्फ 2 ही इंटरफेसेस हैं? अगर इन फ्यूचर मेरे पास एक और इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है स्मार्ट वॉचेस का, स्मार्ट वॉचेस में भी मुझे अपनी सेम एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो सेम के लिए मैं एक न्यू यूआई क्रिएट करूंगा स्मार्ट वॉच के लिए, देन अपनी बिजनेस लेयर को, डाटा एक्सेस लेयर को वहां पे भी इंप्लीमेंट करूंगा या इन्हीं की कॉपी उस प्रोजेक्ट में भी यूज कर रहा हूँगा। अब अगर मुझे एक जगह पे चेंजेस करनी है तो मुझे वेबसाइट में भी चेंजेस करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी चेंजेस करनी है, स्मार्ट वॉचेस में भी चेंजेस करनी है। मीन्स हर एक इंटरफेस में या हर एक एप्लीकेशन में जाके चेंजेस करनी पड़ेगी। अब इसका हमने सोल्यूशन क्या फाइंड किया कि बजाय इसके कि हम हर एक के लिए बिजनेस लॉजिक, डाटा एक्सेस की लॉजिक्स को कॉपी करके यूज करें या अलग अलग से इंप्लीमेंट करें, हम इन दोनों को सर्वर पे होस्ट करवाने की बजाय, वेबसाइट और मोबाइल के सर्वर की बजाय, हम इन दोनों लेयर्स को एक अलग सर्वर पे होस्ट करवा दें। हमने क्या किया, वेबसाइट्स की बिजनेस लॉजिक और मोबाइल ऐप्स की बिजनेस लॉजिक्स को एक अलग सर्वर पे होस्ट करवा दिया। अब मेरी वेबसाइट्स भी सर्वर से इंटरेक्ट कर रही है और मेरी मोबाइल एप्लीकेशन भी इस सर्वर से इंटरेक्ट करेगी, जिसे हम नेम दे देते हैं सर्विस का, कि हमने एक सर्विस क्रिएट कर दी जिसके अंदर जितनी भी हमारी लॉजिक्स थी, डेटाबेस के ऑपरेशंस थे, उन सब को इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये सर्विस इंटरेक्ट कर रही है डेटाबेस से। अब मेरी ये सर्विस ओपन है, कोई भी यूजर इसे यूज करना चाहे, चाहे वो वेबसाइट्स में यूज करना चाहे, चाहे वो मोबाइल ऐप्स में यूज करना चाहे, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस में यूज करना चाहे, रेफ्रिजरेटर्स में, एलईडीज में, किसी भी यूआई पे यूज करना चाहे, उसे सिर्फ यूआई क्रिएट करने की जरूरत होगी, ना कि मेरी पूरी की पूरी सर्विस। इसके साथ मुझे एक और बेनिफिट हो गया कि मेरी सर्विस रीयूजेबल हो गई, और अगर मुझे इन फ्यूचर लॉजिक्स में कोई चेंज करनी है या डाटा एक्सेस में कुछ चेंजेस करनी है, न्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मुझे सिर्फ इस एक जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी।
ना कि वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन में हर एक इंटरफेस के अकॉर्डिंग अलग से चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो ये आर्किटेक्चर हमारा कौन सा आर्किटेक्चर बन जाता है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम सर्विस को अलग से होस्ट करवा देते हैं। अब इस सर्विस के अंदर हमने बिजनेस लेयर और डाटा एक्सेस लेयर दोनों को होस्ट करवाया है। अगर हम चाहें तो हम बिजनेस लेयर को अलग सर्वर पे और डाटा एक्सेस को अलग सर्वर पे भी होस्ट करवा सकते हैं। हम इन दोनों को सेम सर्वर पे होस्ट करवाना चाहें सेम सर्वर पे होस्ट करवा सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया हमारे पास। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इट इज रीयूजेबल कंपोनेंट। ये सर्विस मेरी रीयूजेबल हो गई, किसी भी यूआई में हम आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ न्यू यूआई क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि कंप्लीट सर्विस को क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, अब अगर मैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपको इसके पॉइंट्स इजीली समझ आ जाएंगे कि ये रीयूजेबल कंपोनेंट क्यों है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज के हम चाहें तो इस पे एक सर्विस को होस्ट करवा दें सिर्फ बिजनेस लेयर को, या मल्टीपल सर्विसेज इसमें क्रिएट करके होस्ट करवा दें। देन लूजली कबल्ड। अब लूजली कबल्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हम एपीआईज या किसी भी सर्विस को अगर क्रिएट करते हैं तो क्या इसे सिर्फ C# से ही एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस यूआई को सिर्फ ASP.NET में क्रिएट करके ही सर्विस को एक्सेस कर सकता हूं, या PHP से भी एक्सेस कर सकता हूं, या जावा से भी एक्सेस कर सकता हूं। हमारे पास गूगल मैप है, हम हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक लैंग्वेज में उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास वेदर सर्विस है गूगल की, मीन्स यहां पे ना तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है ना ही लैंग्वेज डिपेंडेंसी है। तो जहां पे डिपेंडेंसी नहीं होती वहां पे हम टर्म यूज करते हैं लूजली कपल्ड की, कि हमारा ये आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट है, हमारी सर्विस इंडिपेंडेंट है, लूजली कपल्ड है। इसकी अगेन बेस्ट एग्जांपल्स मास्टर कार्ड के ट्रांजैक्शंस, देन वेदर सर्विसेज, देन गूगल मैप की सर्विसेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को अचीव किस तरह से कर सकते हैं, या प्रीवियस डेज के अंदर हम इसे किस तरह से अचीव करते आ रहे हैं। हमारे पास इसको अचीव करने के कुछ वेज थे, हम उन वेज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि अब APIs क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज .NET रिमोटिंग। हम .NET रिमोटिंग को यूज करते हुए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आपकी एप्लीकेशन और आपका सर्वर दोनों .NET होने चाहिए। .NET एप्लीकेशन को सिर्फ .NET सर्वर पे ही होस्ट करवा सकते हैं, किसी भी और सर्वर पे होस्ट नहीं करवा सकते। या मैं इसे आसान वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो C# में क्रिएट की गई एप्लीकेशन या APIs को जावा में एक्सेस नहीं किया जा सकता था, या ASP.NET में क्रिएट की हुई एप्लीकेशन को सिर्फ ASP.NET में ही यूज कर सकते थे, हम PHP में यूज नहीं कर सकते थे। अब .NET रिमोटिंग का ड्रॉबैक किस तरह से फुलफिल किया गया, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया वेब सर्विसेज का। अब वेब सर्विसेज के अंदर हमारी एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हो गई, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसे यूज कर सकते थे। हम C# में APIs को क्रिएट करके जावा में एक्सेस कर सकते थे, जावा में क्रिएट करके C# में एक्सेस कर सकते थे। लेकिन वेब सर्विसेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वेब सर्विसेज में डाटा पास होता था XML फॉर्मेट में। अब हमें पता है जब डाटा XML फॉर्मेट में पास होगा तो इसमें टैग्स भी ऐड होंगे, सो हमारा डाटा हैवी वेट हो जाता था। जब डाटा एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल पे सेंड हो रहा हो या HTTP से डाटा ट्रैवल कर रहा हो तो डाटा जितना ज़्यादा लाइट होगा उतनी स्पीड में हम उसे सिस्टम में या अपनी एप्लीकेशन में लोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा पास हो रहा था XML फॉर्मेट के अंदर, जो सबसे बड़ा वेब सर्विसेज का ड्रॉबैक था। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया विच इज़ WCF, विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन। मे भी आप में से बहुत से लोगों ने यूज़ किया हो। अब WCF के अंदर दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल थी, .NET रिमोटिंग की भी, इसे भी ओवरकम किया गया, और वेब सर्विसेज को भी। .NET रिमोटिंग
का कॉन्सेप्ट बेस के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते थे। हम चाहे तो .NET रिमोटिंग के थ्रू एपीआईज क्रिएट कर लें या चाहे तो वेब सर्विसेज के थ्रू एपीआईज क्रिएट कर लें। लेकिन WCF को अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना हर एक डेवलपर के लिए आसान नहीं था। इसमें बहुत से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थे जो कि इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। सो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेट ऑलमोस्ट 2008 या 10 के राउंड अबाउट इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच इज रेस्टफुल सर्विसेज या रेस्टफुल वेब एपीआईज। अब रेस्टफुल का वर्ड क्या है, वेब एपीआईज का कॉन्सेप्ट क्या है, या एपीआईज का बेनिफिट क्या है। वेब एपीआईज में इन सभी के ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया गया कि हमारे पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट एपीआईज होंगी। कोई भी यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करना चाहे, C# की एपीआईज को जावा में एक्सेस करे, PHP में एक्सेस करे, एंगुलर में एक्सेस करे, या जावा की एपीआईज को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आसानी से या C# में एक्सेस कर सकता है। सेकंड, सबसे मेजर इसका बेनिफिट क्या था कि किसी भी डेवलपर के लिए इसे अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया। अब एपीआईज की थोड़ी सी बेसिक्स तो हमने देखी, यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वाई वेब एपीआईज, कि आज हमें वेब एपीआईज की ज़रूरत क्यों है, आज सबसे ज़्यादा इसकी नीड है, लेकिन क्यों। प्रीवियस डेज के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इंटरफेस था। ओल्ड डेज में हम सिर्फ वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन करंट सिचुएशन में हमारे पास कितने इंटरफेस हैं। क्या हमारे पास सिर्फ एक इंटरफेस है, या हमारे पास सिर्फ 2 वेबसाइट और मोबाइल है, या अगर मैं बात करूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि अब हर एक गैजेट, हर एक डिवाइस में हमारे पास इंटरनेट आ चुका है, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेम देते हैं। चाहे हमारा मल्टीमीडिया हो, स्मार्ट वॉचेस हो, रेफ्रिजरेटर हो, कार्स हो, कोई भी डिवाइस हो, हर एक डिवाइस में अब इंटरनेट अवेलेबल है। अब हर एक डिवाइस में इंटरनेट है तो हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को हर एक डिवाइस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम एपीआईज के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो अगर मैं एंटायर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे इसके लिए भी अलग एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, स्मार्ट वॉच के लिए भी एप्लीकेशन, रेफ्रिजरेटर्स के लिए भी। और अगर मुझे किसी एक लॉजिक्स में कुछ चेंजेस करनी है, तो मुझे हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग उसे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एपीआईज इंप्लीमेंट करते हैं, या मैं कहूँ कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमने सिर्फ यूज़र इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। स्मार्ट वॉच इसका इंटरफेस, इसके पीछे लॉजिक, डेटाबेस की लॉजिक, सब कुछ एज इट इज़ सेम होगा। क्योंकि ये इंटरफेस किससे एक्सेस करेगा, हमारी सर्विस को, और सर्विस के अंदर हमने अपनी बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस की लॉजिक्स इंप्लीमेंट की होगी। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का भी हमें सिर्फ यूआई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कार्स का हो, बल्ब्स का हो। सो हमारे लिए यहाँ से अब एप्लीकेशन को डिफरेंट डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमारी हर एक डिवाइस अब इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे हमें मेन इसके बेनिफिट का पता चलता है कि आज एपीआईज को सीखना, इंप्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेट्स वाई रेस्ट के इस रीज़न की वजह से हम रेस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या रीजंस हैं? सर्विस फॉर एनी डिवाइस और एनी यूआई। हमारे पास एक डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, एक यूआई है, जितने भी यूआईज हों, हमारी सर्विस हर एक यूआई पे यूज हो सकती है, लूजली कपल्ड है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी सर्विस पे कि सिर्फ हम मल्टीमीडिया में यूज़ कर सकते हैं या ओवंस में यूज़ कर सकते हैं। हमारी सर्विस ओपन है, चाहे आप इस डिवाइस को, इसके यूआई को एंगुलर में इंप्लीमेंट करें, इसके यूआई को जावा में इंप्लीमेंट करें, इसके यूआई को आप PHP में इंप्लीमेंट करें। हर एक यूआई से हम अपनी डिवाइस को, अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इजी टू इंप्लीमेंट। प्रीवियस टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में, WCF, .NET रिमोटिंग सर्विसेज के मुकाबले में APIs को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। अगर आपको .NET कोर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो APIs को इंप्लीमेंट करना और ज़्यादा आसान है आपके लिए। नेक्स्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। आसानी के साथ हम APIs के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अभी हम इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इसमें जितने भी पॉइंट्स कंफ्यूज कर रहे होंगे वो सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।
मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ लाइट वेट। लाइट वेट मीन्स कि एपीआईज में हमारा डाटा जेसन फॉर्मेट में पास होता है। मीन्स हमारा सिर्फ डाटा पास होगा, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा टैग या कोई भी एक्स्ट्रा CSS HTML कुछ भी पास नहीं होगा, सिर्फ हमारा एक्चुअल डाटा पास होगा। अगर मैं यहां पे इसकी एग्जांपल दूं, हमारी इस सर्विस से सिर्फ हमारा डाटा पास होगा। वो डाटा हम UI में जिस तरह भी शो करवाना चाहे शो करवा लें, चाहे हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए अलर्ट्स में डिस्प्ले करवा लें, मॉडल्स में डिस्प्ले करवा लें, डायलॉग्स में डिस्प्ले करवा लें, किसी भी कंपोनेंट में डिस्प्ले करवा लें, या एंगुलर को यूज करते हुए एंगुलर के कंपोनेंट्स में डिस्प्ले करवा लें, इसी तरह मोबाइल में डिस्प्ले करवा लें। सो हमारा डाटा लाइट वेट हो गया सर्विस को यूज करते हुए। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है? ऑल HTTP फीचर सपोर्टेड, के APIs में तमाम HTTP के फीचर सपोर्टेड हैं। अब प्रीवियसली हम जोन सा भी एक्शन क्रिएट करते थे, गेट का एक्शन है, पोस्ट का एक्शन है, डिलीट का एक्शन है, तो हम HTTP स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। वेब एप्लीकेशन के अंदर हम फॉलो करें ना करें इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करता, लेकिन APIs में हमें HTTP स्टैंडर्ड्स को लाजमी तौर पे फॉलो करना पड़ता है। मीन्स अगर गेट का एक्शन है तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी उसकी टाइप HTTP गेट। अगर पोस्ट का एक्शन है HTTP पोस्ट, डिलीट का एक्शन है HTTP डिलीट। सो इसमें सारे के सारे HTTP के फीचर्स सपोर्टेड हैं। हम आसानी के साथ उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन रेस्टफुल का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, सर्विस डेट फुलफिल ऑल अबव नीड। हर वो API जो इन सभी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेगी। मीन्स कोई भी सर्विस किसी भी डिवाइस में हम यूज कर सकते हो, इजी टू इम्प्लीमेंट हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड हो और लाइट वेट हो, और उसमें सभी HTTP के फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया गया हो या सभी HTTP फीचर सपोर्ट कर रही हो। सो इस तरह की APIs को हम नेम देते हैं रेस्टफुल APIs। फर्दर HTTP REST APIs आर डिफाइंड विद दिस एस्पेक्ट्स, कि हम जब भी इन्हें डिफाइन करेंगे तो हमें इसके कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे बार बार यूज हो रहे होंगे, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। APIs में एक हमारे पास बेस URL होती है जिसे हम URI कहें, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, या फिर हम इसे बेस URL का नेम दे दें। कोई भी API हो, हर API की एक बेस URL होती है कि हमें जितना भी रिकॉर्ड चाहिए वो हमें इस URL से मिलेगा या इस URI से मिलेगा। अब इसके बाद मुझे, अगर मैं इस URI को लिखूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, तो मुझे सारे के सारे कोर्सेज डिस्प्ले करवा देगी। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो इसके आगे मैं उस कोर्स की ID पास करवा दूंगा, तो मुझे पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कोर्स ID 1, कोर्स ID 2, कोर्स ID 3, तो वो पर्टिकुलर कोर्स रिटर्न करवा देगी। सो हर एक API की एक बेस URL लाजमी होगी। अब इसमें डाटा किस फॉर्मेट में हम पास करते हैं? हम 90% डाटा JSON फॉर्मेट में ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसके साथ XML या इमेज फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। देन HTTP स्टैंडर्ड मेथड्स, इन मेथड्स को भी हमने अंडरस्टैंड करना है। हर मेथड का पर्पस है। गेट मेथड, पुट, पोस्ट और डिलीट। गेट किस लिए यूज होता है? डाटा गेट करने के लिए, चाहे सिंगल रिकॉर्ड हो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो। पुट मेथड यूज करते हैं अपडेट करने के लिए। पोस्ट मेथड जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे HTTP पोस्ट। जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करवा रहे हो तो इसके लिए हम यूज करेंगे HTTP डिलीट। सो ये HTTP के स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो हम हर एक API में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। इसके सिंपल सी एग्जांपल है गूगल मैप, ट्विटर, यूट्यूब, पेपाल, वेदर सर्विसेज, फेसबुक APIs, ग्राफ APIs, बहुत सारी APIs की एग्जांपल्स हैं। हमें हर एक एप्लीकेशन की APIs मिल जाती हैं। अब जिस भी एप्लीकेशन की हमने सर्विसेज यूज करनी हो, हम देखते हैं कि क्या इस एप्लीकेशन की APIs अवेलेबल हैं। हम उन APIs को अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी रेस्टोरेंट की सारी मैकडोनल्ड या KFC की एग्जाम्पल ले लें, सारी प्रोडक्ट्स को अपनी वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है।
अब मैं देखूंगा कि क्या मैकडोनल्ड की एपीआईज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं उसकी सारी प्रोडक्ट्स को गेट कर सकता हूं, या केएफसी की एपीआईज अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं उसकी प्रोडक्ट्स को गेट कर सकता हूं। अब इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने वेबसाइट्स के लिंक्स भी दे दिए हैं, यहाँ से आपको इनकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट्स है joschemo.io, समथिंग इस तरह का इसका नेम है। ये वेबसाइट का क्या पर्पस है, इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इसकी बेस URI आ रही है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे गूगल पे पेस्ट करूँगा तो ये क्या करेगी, मुझे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मुझे एक एवेटार रिटर्न करवा देती है। मैं अगेन अगर इसे एंटर करता हूं तो हर दफ़ा एक रैंडम एवेटार मुझे रिटर्न करवाती जाती है। इसे हम एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में साइट पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन की सर्विस को यूज़ करने के लिए हमें इसकी एपीआईज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एपीआईज के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमें समझना पड़ता है कि इसकी बेस यूआरएल कौन सी है या यूआरआई कौन सी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी बेस यूआरआई यहाँ पे दी हुई है, ये इसकी बेस यूआरआई है। अब इसके बाद हर एक करैक्टर का कोई ना कोई नेम है। अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर मुझे गेट अ रैंडम चाहिए तो मुझे इस एपीआई को यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई नेम का करैक्टर चाहिए तो मुझे उसका नेम यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ से सभी करैक्टर्स हैं, यहाँ एवेटार हैं और साथ इनके नेम्स हैं। अगर मुझे ये करैक्टर चाहिए या ये एवेटार चाहिए तो मैं जे पास करूँगा तो मुझे ये करैक्टर रिटर्न करवा देगी। लेट्स से इसे चेक कर लेते हैं। एंटर किया, मेरे पास ये करैक्टर आ गया। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से जैनी चाहिए तो मैं जैनी को कॉपी करता हूँ और ये हमारे पास बेस URI और इसके साथ मैं जोन सी भी क्वेरी पास करवाऊंगा मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न करवा देगी। सो इसे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें हम इनकी एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। किस तरह से, अगर मैं सिंपल यहाँ पे कहूँ कि हम एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट कर लें और एजेक्स रिक्वेस्ट में हमारे पास URL के अंदर मैं इस URI को पास करवा दूँ तो क्या हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फेक स्टोर एपीआई जिसके अंदर रेस्टोरेंट स्टोर की या किसी भी स्टोर की एपीआईज अवेलेबल हैं लर्न करने के लिए। यहां से मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूं या रीड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर लूं। अब इस वेबसाइट की एपीआईज आ गई मेरे पास लेफ्ट साइड पे। इन एपीआईज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम इन्हें किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं, इसके बाद इनकी बेस URL कौन सी होगी ताकि हम उसे यूज कर सकें। अब मेरे पास प्रोडक्ट्स की एपीआईज हैं, डिफरेंट एपीआईज हैं। फर्स्ट एपीआई क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, लिमिट रिजल्ट्स, सॉर्ट रिजल्ट। इसी तरह मेरे पास कार्ट की एपीआई है। कार्ट की कौन कौन सी एपीआईज हैं, गेट ऑल, गेट अ सिंगल, लिमिट। इसी तरह यूजर की एपीआईज हैं और लॉगिन एपीआईज हैं। अगर मैं किसी एक एपीआई पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो एपीआई ओपन करवा देगा। यहाँ पे इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, हर एक एपीआई के नेम, डिस्क्रिप्शन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मुझे सारी प्रोडक्ट्स चाहिए तो मेरे पास URL क्या है, ये URL मुझे यूज करनी पड़ेगी। अब इसने हमें एग्जांपल दी है फैच एपीआईज को यूज करते हुए। अगर हम फैच को यूज करते हैं तो हम किस तरह से डाटा गेट और रिटर्न करवा सकते हैं। हम चाहे फैच एपीआईज को यूज कर लें या फिर हम एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज कर लें, जो सा हमें इजी लगता है वे हम उसे यूज कर सकते हैं। हमने एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज किया है तो हम यहाँ पे भी एजेक्स रिक्वेस्ट को ही यूज कर लेंगे। हमारी URL क्या होगी, ये URL। अब जब भी मैं इस URL को अपनी एप्लीकेशन में कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करवाएगी, ये मुझे JSON फॉर्मेट में सारी की सारी प्रोडक्ट्स रिटर्न करवा देगी। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास JSON फॉर्मेट में पैरामीटर नेम कॉलन पैरामीटर वैल्यू, ID, टाइटल, इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है प्राइस, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन।
सो ये मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर जिसने रिटर्न करवा दिए। अगर मैं यहीं पे इसकी आउटपुट देखना चाहूँ, मैं शो आउटपुट पे क्लिक करूँ, सो ये मेरे पास आउटपुट आ गई। यहाँ पे ये मुझे रिटर्न करवा रही है इस एपीआई में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। मींस इसमें 2 प्रोडक्ट्स और हर प्रोडक्ट की कौन कौन सी डिटेल्स होंगी या कौन कौन से कॉलम्स होंगे, आईडी, टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और इमेज। अब यहां से मेरे पास डाटा आ गया। इस डाटा को मैं जिस तरह से भी अपनी एप्लीकेशन में डिजाइन करके डिस्प्ले करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। मैं चाहे कार्ड्स को यूज कर लूँ, बूटस्ट्रैप कार्ड्स को, मैं मॉडल्स को यूज कर लूँ, पॉपअप्स को यूज कर लूँ, टैब्स को यूज कर लूँ। मीन्स हम अज्यूम कर लें कि ये डाटा हम डाटाबेस में से लेके आ रहे हैं और वो डाटा हमने यूआई में लोड करवा देना है। डाटाबेस की सारी लॉजिक किसने इंप्लीमेंट की है इस वेबसाइट में? हमारा काम सिर्फ यूआई का है। हमने यूआई के थ्रू एक्सेस किया और इसे शो करवा दिया। अगर मैं किसी फर्दर एपीआई को एक्सेस करता हूं, सिंगल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, मेरे पास ये एपीआई है और अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो यहां पे मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आ रही है। इसी तरह मल्टीपल एपीआईज। अब प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी एपीआईज हैं, इन सब एपीआईज को टेक्निकल टर्म में हम नेम देते हैं एंड पॉइंट्स का। मीन्स इस प्रोडक्ट के कितने एंड पॉइंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें 9 एंड पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना है। इसी तरह कार्ट के कितने एंड पॉइंट्स हैं? हर एक एंड पॉइंट की कोई ना कोई एक यूआरएल है। इस एंड पॉइंट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, इसकी क्या यूआरएल है? यहां से कार्ड्स की ये यूआरएल है। अब जब मैं इस यूआरएल को कॉल करूंगा तो मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे? मेरे पास 4 पैरामीटर्स आएंगे, आईडी, यूजर नेम, यूजर आईडी, डेट और प्रोडक्ट्स। अगर मैं गेट अ सिंगल को कॉल करूंगा तो मेरे पास कितने पैरामीटर्स आएंगे? मेरे पास 4 पैरामीटर्स आएंगे। सो इन सभी टर्म्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। क्यों अंडरस्टैंड करना है? क्योंकि इन फ्यूचर जब हम अपनी वेबसाइट की एपीआईज क्रिएट करेंगे तो हमने डॉक्यूमेंटेशन भी इसी तरह से क्रिएट करनी है ताकि मोबाइल डेवलपर आसानी से उसे अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर सके, या स्मार्ट वॉच का डेवलपर या किसी और डिवाइस का डेवलपर मेरी एपीआईज को आसानी से अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर सके। अब एक और वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। होप सो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा एपीआईज का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फेक रेस्ट एपीआई। अब लाजमी नहीं कि हर एक वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह से आ रही हो। जिस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का डिफरेंट प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत आसान है, हम आसानी से इसे समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे है। ये मेरे पास फेक एपीआईज, इस पे हम रेस्ट पे क्लिक कर दें तो ये एपीआईज ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे अवेलेबल एंड पॉइंट्स कितने हैं? ये सारे मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं। इसके साथ इनका मेथड कौन कौन सा है? गेट मेथड है, पोस्ट है, डिलीट के लिए डिलीट है, पैच के लिए पैच हम यूज नहीं कर रहे होते, पुट है अपडेट के लिए, देन अगेन गेट। साथ इसके डिस्क्रिप्शन कि ये एपीआई किस पर्पस के लिए यूज होती है, गेट रीड ऑल एयरलाइन डिटेल्स। ये एपीआई किस पर्पस के लिए, क्रिएट एयरलाइन डिटेल, क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट का मेथड होगा। इसी तरह रीड करने का कौन सा मेथड है और क्या इसकी यूआरएल है, या इसका एंड पॉइंट कौन सा है। सो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाते हैं तो हमारे लिए इंप्लीमेंट करना आसान होगा। ये टर्म्स हम बार बार यूज कर रहे होंगे, एक HTTP मेथड, एक एंड पॉइंट, और एक और टर्म HTTP स्टेटस। अब यहां पे जब मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा तो ये एपीआई मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये एपीआई मुझे ये रिकॉर्ड्स रिटर्न करवाएगी और हर रिकॉर्ड में कितने पैरामीटर या प्रॉपर्टीज होंगी, आईडी, नेम, कंट्री, लोगो, स्लोगन और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास रिटर्न होके आ जाएंगी। अब इन्हें मैं अपनी वेबसाइट में जैसे भी शो करवाना चाहूँ मैं शो करवा लूँ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है फूड किट की। यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये मेरे पास इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब मेरे पास इस वेबसाइट की कितनी एपीआई अवेलेबल हैं? ब्रांच की एपीआई है, ब्रांचेस, ब्रांड्स, कस्टमर, पब्लिकेशंस, मार्केटिंग। अब ब्रांच लिस्ट के अंदर अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो 2 एपीआईज हैं। यहाँ मैं बात करूं कि 2 एंड पॉइंट्स हैं।
एक ब्रांच लिस्ट कंटेंट, और इसका मेथड कौन सा है, गेट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट साइड पे मेरे पास इसका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। आईडी, ब्रांड आईडी, कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सो ये सारी प्रॉपर्टी रिटर्न होंगी। अगर मैं कस्टमर में जाता हूं तो कस्टमर में हमारे पास काफी सारी एपीआईज हैं, या मैं कहूं कि कस्टमर में हमारे पास काफी सारे एंड पॉइंट्स हैं। रजिस्टर्ड कस्टमर, ये हमारे पास रजिस्टर्ड कस्टमर। अब रजिस्टर होना है, मेन सिस्टम में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो इसका मेथड कौन सा होगा, पोस्ट का मेथड। और ये सारे पैरामीटर्स हम इसे पास करवाएंगे, तभी मेरा कस्टमर रजिस्टर हो सकेगा। और इसके साथ हर एक पैरामीटर की डाटा टाइप भी दी गई है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, नेम की क्या होगी, फर्स्ट नेम। सो हर वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन का अलग प्रोसेस है, हम जिसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर लें अपनी एप्लीकेशन में। ये कुछ एग्जांपल्स थी एपीआई से रिलेटेड, एपीआई को यूज करने से रिलेटेड या एपीआई के बेनिफिट से रिलेटेड।